नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से डिस्कशन विद मनोज में। और आज हम जिस वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं वो इसरो की एक वैकेंसी है। इसरो की एक शाखा है जिसका नाम है आईपीआरसी। आईपीआरसी में आई का मतलब इसरो है, पी और आर का मतलब प्रोपल्शन है और सी का मतलब कॉम्प्लेक्स है। इसमें भैया मतलब समझ जाओ आप, ये प्रैक्टिकल है, मतलब यहाँ पे टेस्टिंग होती है, सब होती है। यहाँ पे नौकरी मिल गई तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो 62 टोटल वैकेंसीज हैं। अब आप सोचेंगे 62 वैकेंसीज में कौन कौन सी पोस्ट हैं। मैं आपको पोस्ट क्या बता दूं, एक है भैया टेक्निकल असिस्टेंट की, एक है आपके टेक्नीशियन की, और एक है एक नहीं है, मतलब पोस्ट के नाम बता रहा हूं अभी, है ना। इनकी तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको सामने दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। देखो, टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 24 पोस्ट खाली है, टेक्नीशियन बी की 29 पोस्ट खाली है, ड्राफ्ट्समैन बी की एक ही पोस्ट है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है ड्राइविंग, है ना, ड्राइवर है। तो एक हैवी व्हीकल ड्राइवर है और एक लाइट व्हीकल ड्राइवर है। तो बनी बात है भैया, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 5 पोस्ट है और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है। और यहाँ पर फायरमैन के लिए भी 1 पोस्ट है। तो जब सब टोटल कर लोगे तो आपको टोटल 62 पोस्ट मिलेंगे। अब आप सोचेंगे इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ये ध्यान रखना, है ना। डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, बताऊंगा अभी कौन कौन से क्या है कैसा है ना। वही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सब से है। तो डिप्लोमा अगर आपका है तो आप इसे भर सकते हो। और अभी अपन देखेंगे और बात करेंगे नीचे जाकर के। अगला है भैया, ध्यान से, टेक्नीशियन के लिए और ड्राफ्ट्समैन के लिए, है ना, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको चाहिए आईटीआई। आईटीआई रेलेवेंट फील्ड में कौन कौन सी आईटीआई चाहिए, किस किस कोर्स का होना चाहिए आईटीआई, वो अभी अपन बात करेंगे। भैया हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, है ना। कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो मैं अभी नीचे बताऊंगा आपको। और इनके अभी इतना ही नहीं है, अभी तो रिटन टेस्ट, अभी भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो आपको जानना होगा, तो उसके लिए भी अपन नीचे जाने वाले हैं। बस अभी आपको मोटा मोटा थोड़ा सा तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये जो लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए लाइट मोटर व्हीकल चाहिए। अब सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, देखो मैंने बता दिया ना, टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको आईटीआई लगेगा, 10th प्लस आईटीआई। और हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए आपको लगेगा 10th और साथ में हैवी लाइसेंस अगर बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो। और जो आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है वो इसके लिए चाहिए। तो 10th क्लास चाहिए इन दोनों के लिए, और बाकी लाइसेंस चाहिए एज पर दी हैवीनेस ऑफ द कार और व्हीकल। और भैया फायरमैन के लिए सिर्फ 10th क्लास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनके लिए, ठीक है। तो अब इनके अंदर कैसा कैसा फिजिकल टेस्ट भी है भैया, है ना। रिटन टेस्ट के बाद इनका स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट है। तो किसमें क्या है, कैसे क्वालिफाई करना है, पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर का है, सब बात करने वाले हैं अपन। चलो ठीक है, तो शुरू करें, धीरे धीरे करते हैं भैया। और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो आपका आईपीआरसी है, ये वाली शाखा, ये महेंद्रगिरी में। महेंद्रगिरी कहाँ आता है सर, तिरुनेल वैली में आता है डिस्ट्रिक्ट में, और ये तमिलनाडु के अंदर आता है। तो आपको नौकरी वहां मिलेगी जाकर के, ये ध्यान रखना है आपको। शुरुआत हो रही है इसकी 27 मार्च से, ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आज 28 मार्च से जब मैं ये फॉर्म के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, 24 अप्रैल तक आप इसे भर सकते हैं। और अब अपन नीचे चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए भैया, वैकेंसी डिटेल्स में आप सबसे पहले यहाँ पर पाओगे टेक्निकल असिस्टेंट। देख रहे हो आप, टेक्निकल असिस्टेंट मैंने बताया था नहीं, देखो जरा टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ सबसे टॉप पे देखो, यहाँ पे देखो टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 24 पोस्ट हैं, आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट जिसके लिए डिप्लोमा चाहिए है, तो हम बात करने वाले हैं टेक्निकल असिस्टेंट में कौन कौन से ब्रांच की। तो आप यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, टेक्निकल असिस्टेंट आपको दिखेगा, देखो ये टेक्निकल असिस्टेंट है, ये मैकेनिकल का हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन यानी कि ईसी वाला हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिकल वाला हो गया टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। और आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी इनकी पोस्ट देख सकते हो, कैसे, ये देखो जरा, जैसे जनरल की 9 पोस्ट खाली हैं, मैकेनिकल में जनरल की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है। और ऐसे नीचे चले आओगे भैया तो ये रहते, ये भी एक टेक्निकल है, ये भी टेक्निकल है, इसके बाद टेक्नीशियन आ गया, है ना। ये देखो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, इसमें जनरल की कोई पोस्ट नहीं, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की भी कोई पोस्ट नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में आप देखोगे कि जनरल नहीं, एससी नहीं, एसटी नहीं, सीधे ओबीसी की 2 पोस्ट खाली है और 1 है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। और इस तरह से टोटल पोस्ट हो जाती है सिविल की यहाँ पर खत्म, ठीक। ऐसे अब ये हो गया यहाँ पर। अब इनकी क्वालिफिकेशन भी देख लो आप, यहाँ पे लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसका क्या लगेगा। तो देखो जैसे फर्स्ट क्लास मतलब होता है भैया, मैं बता दूं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन का मतलब होता है भैया 60% के साथ। तो आपने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर साइंस में किया हो, या तो आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया हो, या आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किया हो। देखो और लिखा है ना, तो और का मतलब किसी भी एक में अगर आपने किया है। अब ज्यादा परेशान मत होना, जो यहाँ पे लिखा है उसी से मैच होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने किया और 60% आपका डिप्लोमा है तो आप ये भर सकते हो। लेकिन ये पोस्ट सिर्फ रिजर्व वालों के लिए, एससी वालों के लिए, जनरल वाले से नहीं भर पाएंगे कंप्यूटर साइंस में। ऐसे ही आप देखोगे ओबीसी के लिए 2 पोस्ट खाली है और एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। मतलब इसमें जनरल, एससी एसटी का कोई रोल नहीं है। हाँ एससी एसटी इनके आ सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा, फॉर्म भरना है उससे पहले। और डिप्लोमा चाहिए भैया सिविल इंजीनियरिंग में, ये साफ बात है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ऊपर की भी बात कर ले। मैकेनिकल के लिए आपको मैकेनिकल का डिप्लोमा चाहिए, है ना, मैकेनिकल से, या तो आपने प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया हो, मतलब कोई भी ब्रांच से किया हो।
ऐसे भी, और यहाँ पर देख रहे हो आप, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए कुछ भी नहीं है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 है। इस तरह से टोटल 15 पोस्ट हो जाती है। इसमें एक वैकेंसी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी है, दिव्यांगजन लोगों के लिए भी है। लेकिन उसमें भी भैया साफ बोला गया है कि क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि सीइंग, सिटिंग, है ना, वॉकिंग, बेंडिंग, लेग और ये क्रॉलिंग, ये सब करना आना चाहिए, मतलब ये सब हो जाना चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स हो गई, है ना, और ये सीइंग हो गया, और इस तरह से ये समझ गए मेरी बात। सी मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये सब बात करना चाहिए, है ना, और बहुत सारे वन आर्म काम करना चाहिए, ऐसा कुछ करके, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट है कि मतलब ये होना चाहिए। तो इनके फुल फॉर्म आप देख सकते हो, चिंता मत करो, यहाँ पर आप ना ये चेक कर सकते हो। मैं पीडीएफ भी आपको, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी लिख ही देता हूँ, पूरा रिटर्न में होता है, और साथ में ये सब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैं पीडीएफ दे ही रहा हूँ, तो आप इनके फुल फॉर्म भी वहाँ पर जाकर के देख सकते हो कि भाई कहाँ पर क्या क्या मतलब है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है बीएन, तो बीएन आप यहाँ देखोगे लिखा है ना, बेंडिंग हो गई इसका, तो मतलब क्या है ये, अब ये है क्या चीजें, ये होना चाहिए, मतलब आप बेंडिंग कर पाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीडिंग एंड राइटिंग, तो रीडिंग राइटिंग कर लेना चाहिए। उस तरह के दिव्यांगजन के लिए पोस्ट खाली है, तो इसलिए लिखा है ना यहाँ पर, भैया ध्यान देना है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोला गया है कि मतलब क्या क्या आपकी चीजें फंक्शन करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज आप कर पाना चाहिए, ऐसे हैंडीकैप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से आप इतना क्लियर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भैया यहाँ देखना जरा, डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले भी इसे भर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नीचे है, क्योंकि अलग से है ना इलेक्ट्रिकल, तो ये ध्यान रखना। जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है वो यहाँ पर है, और जिसने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ इंजीनियरिंग, तो भी वो यहाँ पर उसे भर सकता है। क्या बात क्लियर हो गई ये सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, है ना, थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाओ। क्या क्लियर हो गया? इतना बात है ना। बाकी भैया प्लीज पोस्ट देख करके काम करिए कि जनरल में यहाँ पर 1 पोस्ट है, ओबीसी में यहाँ पर 2 है, और इस तरह से टोटल 4 हो जाती है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे करके काम करना प्लीज, है ना। ये पीडीएफ एक बार आपको देखनी है फॉर्म भरने से पहले, मैं तो आपको हाईलाइट कर ही रहा हूँ, आप उस तरह से देख ही लोगे इसे। अब आती है बारी सर, हम टेक्नीशियन की बात करेंगे, ठीक है। और बेटा यहाँ पर ना इनकी पोस्ट कोड दिए हुए हैं, जैसे 026 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आप देखोगे यहाँ तक अपने पास पूरा, यहाँ तक ये पूरा टेक्नीशियन का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। अब टेक्नीशियन के लिए भैया हमने बताया ना आपको क्या चाहिए, आईटीआई चाहिए, है ना, आईटीआई चाहिए। तो पहले हम टेक्नीशियन की बात करें। देखो टेक्नीशियन एक फिटर वाला खाली है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला खाली है ना, एक वेल्डर की पोस्ट यहाँ पे खुली हुई है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी की खुली हुई है, इलेक्ट्रिशियन की खुली हुई है, प्लम्बर की खुली हुई है। कितनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब इनकी पोस्ट आपके सामने लिखी है, ये भी देखो यहाँ पर लिखा रहता है कि कौन सी, कि भाई टोटल 20 में से 2 पोस्ट तो जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए खाली है यहाँ पर, किसमें, फिटर में। वहीं पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 3 पोस्ट में से 1 पोस्ट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। अब उनके फंक्शनल क्या क्या वो कर लेना चाहिए, वो यहाँ पर लिखा है, सिटिंग, रीडिंग, राइटिंग, दुनियादारी, सब वहां पर लिखा हुआ है। हमें मतलब है कि सर अगर फिटर है तो बेटा आईटीआई आपका फिटर ट्रेड से होना चाहिए, 10वीं पास आप होने ही चाहिए। क्लियर होगी बात? यहाँ पर देखो 10th सब में है, 10th तो टेक्नीशियन हो तो 10th तो होना ही चाहिए। ऊपर वाले में डिप्लोमा था। अगर मैं किसी को बता दूं, कोई मुझसे पूछे क्या इंजीनियर वाले भर सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में की हो, तो भैया देखिए आप लोग के लिए पोस्ट शायद नहीं होगी, है ना, क्योंकि इसमें डिप्लोमा साफ साफ मांगा गया है, तो डिप्लोमा ही चलेगा, इससे हायर एजुकेशन शायद इसमें ना चले। पर मैं इनके लिए एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, आपसे पूछने वाले, तो मैं पहले बता दूं, आप इसे भर के देखिए। अगर भरा गया तो इसे हाँ मानिए, और अगर नहीं भराता है भाई, आप चले जाइए ऑनलाइन, ऑनलाइन जाइए, वहां पे भरिए, जैसे ही वो भरेगा, अगर उसको लगा कि नहीं ये डिग्री आपकी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो बस बात खत्म, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लेता तो भर दीजिए भाई, ट्राई करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब ये फीस वगैरह बताऊंगा इसकी कितनी क्या है, और एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं करना है, ठीक है। अभी एज क्राइटेरिया भी मुझे नीचे जाके बताना है आपको, लेकिन पहले आप धीरे धीरे करके सुन लीजिए। और इसीलिए देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, देखिए लंबे होने से मत डरिए वीडियो के, क्योंकि भैया जब मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो लंबी होगी। और आप देख रहे हो ना कितनी सारी यहाँ पे जानकारी है। अभी नीचे जाओ, अभी आपको जब तक, और मैं बता रहा हूँ, एक भी त्रुटि हुई यहाँ पर समझने में, आप फिर परेशान होने वाले, फिर आप डाउट पूछोगे, इसलिए वीडियो पहले पूरा देखा करो। अब यहाँ देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए चाहिए, तो भैया आपने बोला है ना कि 10th के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का आईटीआई भी होना चाहिए। अब हो सकता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आपने आईटीआई किया तो भी चल जाएगा, तो 2 में से कोई भी एक हो आपका चल जाएगा। वेल्डर टेक्नीशियन के लिए आपको अप्लाई करना है, 10वीं के साथ आपके पास वेल्डर से आपके पास होना चाहिए भैया आईटीआई, ठीक है। और अगर आपको आर एंड सी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एसी के लिए आपको अप्लाई करना है, तो 10वीं के साथ आपके पास मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एसी में आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भैया आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाला ट्रेड आपने किया हो 10वीं के साथ। ऐसे प्लम्बर के लिए तो आईटीआई प्लम्बर में होना चाहिए आपका, 10वीं के साथ होना चाहिए, 10वीं आपके पास हो इसके बाद।
वहीं अब आती बारी हम ड्रॉट्समैन की बात करेंगे ना, ये ड्रॉट्समैन आ गए यहाँ पे। अब एक है ड्रॉट्समैन सिविल वाला और जनरल के लिए एक पोस्ट खाली है, ठीक है। और ये 10वीं के साथ इनने, अब इसमें भी आईटीआई, लेकिन ड्रॉट्समैन वाली आईटीआई होनी चाहिए, है ना। सिविल ट्रेड में आता है ड्रॉट्समैन, वो सब जानते होंगे जिन्होंने की होगी, ठीक है। अब आती भैया हमारे पास अगली पोस्ट, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि 10वीं तो मांगी ही है, 10th प्लस तो आप दोनों में ही होने चाहिए, है ना। 10th भाई बिना 10वीं के तो जॉब नहीं मिलती, इसीलिए बोलता 10वीं अच्छे से पढ़ लो। पढ़ते हैं मेरे पास, मेरी कोचिंग चलती है यहाँ पे, जब उनको ये बताता हूँ कि ड्राइवर भी बनना होगा तो तुमको 10वीं निकालनी पड़ेगी, और सिर्फ 10वीं निकालने से नहीं बन जाएगी, उसमें भी एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, ये देखो यहाँ लिखा भी है, दिख रहा होगा आपको। आइए ध्यान सुनना जरा। तो भैया अगर आपको हैवी व्हीकल ड्राइवर बनना है तो आपके पास जो है लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, क्लियर हो के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें से आपके 3 साल जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, देखो ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूरा 5 साल का है, लेकिन उसमें से 3 साल कम से कम आपने बड़े गाड़ियों को चलाया हो, है ना, वो उसने कहा गया है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो चीज है ना ये तमिलनाडु में है ना, बहुत ध्यान सुनना भैया। तमिलनाडु में एक चीज मैंडेटरी है जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, बहुत लोग को दिक्कत होने वाली है, और वो है पब्लिक सर्विस बैज, ठीक है। देखो हर स्टेट में ये पब्लिक सर्विस बैज नहीं मिलता है, ठीक है, हर स्टेट में नहीं मिलता, लेकिन तमिलनाडु में मिलता है। तो इनका ये भी कहना है कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी है, और याद रखिए ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, ये कब से गिनेंगे, जब आपके पास, मतलब ये एक्सपीरियंस तब से गिना जाता है जब आपके पास लाइसेंस था। ऐसा नहीं कि आप क्या करते थे, लाइसेंस चलाने से पहले भी कहीं गाड़ी चलाते थे और आपको वो मिल जाएगा, नहीं। और ये भी ध्यान रखिए, इनने साफ साफ बोला है कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये किसी सरकारी या किसी ऑथोराइज्ड कंपनी के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास पर्सनल आप ड्राइवर थे और वो आपको सर्टिफिकेट देते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये उसमें नहीं आता है। बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात। कोई छोटी कंपनी हो, मतलब वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ऐसी जगह आपने नौकरी की और उसका सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। और लाइसेंस के बाद, मिलने के बाद 5 साल गिने जाएंगे, उससे पहले अगर आपने कहीं ड्राइविंग की है तो वो काउंट नहीं होगा, क्लियर होगी बात। और उस 5 साल में 3 साल एज अ आपका, आपने बड़ी गाड़ी कोई चलाई हो, ये आपको क्लियर करना है। बता दिया मैंने बात सारी आपको। पब्लिक सर्विस बैच का नियम ऐसा है कि मान लीजिए अगर अभी आपके पास नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में तो ये मस्ट है, तो ये क्या करेंगे, मान लो आप सेलेक्ट हो गए तो आपको 3 महीने देंगे कि तमिलनाडु से ही आप पब्लिक सर्विस बैच को हासिल कर लो। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। ये देखो लिखा है विद इन द ज्वाइनिंग ऑफ 3 months यू हैव टू गेट दी पब्लिक सर्विस बैच, बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी थिंग इन तमिलनाडु। भाई बिल्कुल कंपल्सरी थिंग है तमिलनाडु में, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या है ना, उनके ये जो मोटर व्हीकल एक्ट उसमें आता है। अभी तो पेपर देखो, ये जो लोग ये जो हैवी मोटर व्हीकल ये सब पढ़ने वाले हो ना, इसमें तुम्हें पूरा एक्ट आएगा, मोटर व्हीकल एक्ट आता है 1988 का, उसमें क्वेश्चन आते हैं, वो कई पार्ट में आपका एग्जाम बटा, वो भी तो आपको बहुत कुछ सुनना है भैया, बहुत ध्यान से देखना जरा। तो देखिए अब वापस आ जाते हैं भैया अपने में। और भैया जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा ना, वैसे यहाँ पर देखो 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है इसमें, लो लाइट मोटर व्हीकल में, और यहाँ पर भी लगेगा पब्लिक सर्विस बैच। पब्लिक सर्विस बैच क्यों लग रहा है भैया, ये कहाँ मिलता है, हर स्टेट में ही मिलता नहीं है, तमिलनाडु में मिलता है, क्योंकि वहां पर जरूरी है भाई, उसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते हो। अब आजा भैया, एक बचा फायरमैन, वो जो आग बुझाने वाले होते हैं, एक ही पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है भैया। देखो आपका होगा एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो आपके लिए तो ये सब काम होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़े धीरे से। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। अब देखो ये नेशनैलिटी ये कौन क्या भर सकता है, तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर भारत के तो भर ही लोगे आप। है ना। और मैं यहाँ पर, अब इसमें देखो ये तो खैर मैं नीचे बताऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अभी बताओ कि नहीं बताओ, पर फिर भी बताता हूँ। जैसे कि फायरमैन के लिए आप देखो, बोला है आपका, देखो एक तो मेडिकल आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट आपका वो होगा, करवाएगा वो, है ना। और आपको देखो कुछ अपलोड करना, और वो क्या है, देखिए पहले ही आपके पास होना चाहिए प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन, स्कैंड कॉपी ऑफ द पीएमई सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड। भैया आपको ना, आपके पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, फायरमैन का फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, ये आपको, अब ये कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए परेशान मत हो। आप जाओगे ना किसी डॉक्टर के पास, उससे बोलोगे कि मुझे फायरमैन का भरना है, तो वो खुद आपको लिख के दे देगा कि आपको ये वाला टेस्ट कराना है। बस जैसे ही आपने वो टेस्ट कराया तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक पर्चा मिलेगा, उसकी स्कैन कॉपी लेनी और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो अगर भाई अब किसी इतना करना ही पड़ता है, अगर ये जॉब चाहिए तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई तो करेगा, तो फिर आप क्यों नहीं, उसमें आलस मत करने लगना। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए कुछ और के लिए प्लान है तो फिर बात अलग है, समझ गया, है ना। बाकी इन पे मैं बहुत डिटेल में भी नीचे बात करने वाला हूँ, पर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो
जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, ये कुछ कंडीशंस है एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपीरियंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर। कुछ प्रिस्क्रिप्शंस है, कुछ कंडीशंस हैं। बताया है इसने कि देख, एक्सपीरियंस शुड हैव बीन एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस। देखो मैंने तुमको बता दिया था क्या, जो एक्सपीरियंस है वो काउंट कब होगा, जब आपने लाइसेंस पा लिया होगा उसके बाद से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड नॉट बी फॉर्म फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखो, शुड ओनली बी कहाँ से होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये देखो मैंने बता रहा था आपको, ये गवर्नमेंट से होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट कोई संस्था एजेंसी है तो वो दे देगी, कोई रजिस्टर्ड कंपनी वो दे सकती है, कोई सोसाइटी, सोसाइटी में भी अगर आप ड्राइवर हो तो भी चल जाएगा, और अगर किसी ट्रस्ट के ड्राइवर हो तो भी चल जाएगा, बस इतना। और ऐसे और कोई मत समझ गया ना आप, रजिस्टर्ड चीज होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है, तब ये काम हो सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो वाला नहीं चलेगा, जैसे कोई आपने इंडिविजुअल आप कहीं ड्राइवर थे, ये मान्य नहीं है। कहीं आप पार्ट टाइम कर रहे थे, वो वाला एक्सपीरियंस भी आपका मान्य नहीं। तो देख लो ध्यान से कौन सा वाला मान्य नहीं है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ दिया। ठीक है, फायरमैन के लिए मैंने बता दिया भैया, उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है, फिजिकल मेडिकल टेस्ट होना है। उनके लिए 3 टेस्ट, उनके लिए तो बहुत काम है। अभी तो तुमको कुदाएंगे, रोपिंग भी है ना, और लॉन्ग जंप भी है, बहुत कुछ चीजें हैं भैया, ध्यान सुनना आप जरा। अब देखो यहाँ पे लिखा है जो फायरमैन, उसको जो प्री मेडिकल सर्टिफिकेट जो लग रहा है उसका, है ना, जिसको उसे अपलोड भी करना पड़ेगा, ये कहाँ से मिलेगा, ये शुड बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। भाई कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, जो डॉक्टर लोग होते हैं, उनके द्वारा होना चाहिए, और उसकी रैंक होनी चाहिए असिस्टेंट सर्जन वाली, एलोपैथी के हिसाब से। ठीक है, और वो कम से कम गवर्नमेंट हेल्थ में सर्विसेज में काम कर रहा हो। ऐसे आदमी से आपको, मतलब कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं है, आपको जाना है गवर्नमेंट डॉक्टर के पास, वो आपको, और वो असिस्टेंट सर्जन के लेवल का होना चाहिए, और वो आपको जो है आपका सर्टिफिकेट देगा, और उस सर्टिफिकेट को ही आपको फॉर्म में लगाना है। लगाना मतलब ऑनलाइन भरना है, ये फॉर्म ऑनलाइन है पूरा पूरा, तो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। तो समझ गया आप मेरी बात। देखो लिखा था पीएमई सर्टिफिकेट विल बी वैलिड, और ये जो पीएमई सर्टिफिकेट होता है ना, ये 6 महीने के लिए ही वैलिड रहता है। तो जाइए अभी बनवाइए तुरंत, और फिर काम करने लग जाइए। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं जाना था। एप्लीकेशंस ऑफ दोज एप्लीकेंट्स हु हैड नॉट अपलोडेड पीएमई सर्टिफिकेट आर दोज हु आर नॉट मीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड। अब देखो, जिनका भैया अपलोड नहीं हुआ ये सर्टिफिकेट, तो भैया वो एलिजिबल नहीं है, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात खत्म हो गई। अब आती है बारी कि सर फायरमैन का जो क्या कहते हैं, अपना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, एक सेकंड, बहुत बड़ा हो गया। हाँ अब ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और ऐसा कर लेते हैं। अब देखो, आपको दिख रहा होगा, अभी बहुत क्लियर हो गया होगा। देखो ये आ गया भैया क्या, फिजिकल, ये देखो फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, इसकी बात हो रही थी। और ये फायरमैन के लिए, सिर्फ फायरमैन के लिए, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ पे आप देखोगे मैन लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है वुमेन, लेकिन इसके अलावा ट्रांसजेंडर भी इसे भर सकते हैं, ये भी इसमें है। तो यहाँ पर हम मैन की बात करेंगे, यहाँ पर वुमेन। सर मैन में भी 2 कैटेगरी यहाँ पे बांट दी, कि बाकी जनरल कैटेगरी के लिए कैसा है, और बाकी यहाँ पर देखो एससी एसटी, और अगर कोई गोरखाज यानी नेपाली हो गए और हिल ट्राइब से आते हैं तो उनके लिए कैसा है। तो देखो जो जनरल कैटेगरी मतलब ये हो गए नॉर्मल लोग इंडिया के, और बाकी यहाँ पर आपको दिख रहा है एससी एसटी के लिए जो छूट मिलती है वो, जो गोरखा को छूट मिलती है, जो पहाड़ियों में रहते हैं उनको जो छूट मिलती है वो, और ये महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर हो गए। तो इन्होंने बोला कि हाइट का क्या मामला, देखो तो जनरल कैटेगरी के लिए 165, और ये जितने भी मैंने ऊपर लिखे इनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए 155 की हाइट चाहिए। वजन की बात करेंगे, साहब बोला है ये 50 केजी के होने चाहिए जनरल, ये वाले बाकी लोग। और यहाँ पर इनसे बोला गया भैया 46 केजी के होने चाहिए, ये वाले 4 केजी का छूट मिल गया। और जो महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर है इनके लिए 43 केजी का मांगा गया है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो है ये 18 से 28 है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब वहां होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वेट्स टू हिप रेशियो, ये भी आपका लेना देना नहीं है, वो खुद नाप के आपको बता देंगे कैसा क्या है। अब देखो एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन का मतलब, एक्सपायरेशन का मतलब होता है जब अपने सांस पूरी छोड़ कर, बिना फुलाए आपका सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर फूलना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं जिनको छूट मिली है ये गोरखा हिल ट्राइब्स और एससी एसटी वालों को, इनका बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर तक छाती रहनी चाहिए, और फुला लेने के बाद, हवा भरने के बाद 81 सेंटीमीटर तक छाती एकदम फूल जानी चाहिए। एकदम फाड़ मत देना, फट ना जाए फेफड़े, ध्यान रखना वहां पे। ठीक है, चेस्ट एक्सपांशन भैया देखो बोला ना मैंने, कम से कम 5 सेंटीमीटर फैलना चाहिए, इतना हवा भर जानी चाहिए आपकी। ठीक है, देखो विजन की बात करें तो 6x6 आपको मांगा गया है, वो भी बिना ग्लास के मांगा गया है, ध्यान रखना, कोई भी बिना, बस चश्मा वश्मा के साथ नहीं, 6x6 ही आंखें होनी चाहिए। तो भैया देख रहे हो मेडिकल पूरा फिटनेस स्टैंडर्ड क्या है फायरमैन का, वो बता रहा हूँ मैं। नियर विजन आपकी पास के देखने की नजर अच्छी होनी चाहिए, फील्ड ऑफ विजन आपकी पूरी होनी चाहिए, फील्ड अच्छी आनी चाहिए, है ना। आपकी हियरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये ट्यूनिंग फोक्स से टन से बजा करके आपकी टेस्टिंग करेंगे कान की कितना सुन पाते हो। ठीक है, साइकेट्री की बात करें भैया, भैया कोई भी साइकेट्री इलनेस मतलब दिमाग की कोई समस्या नहीं। अब ऐसा ना हो कि आदमी पागल हो और फायरमैन बना, तो मान ले आग इधर लगी है और पानी इधर मार रहा है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए ना। और हार्ट के साउंड्स की बात करें, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आना चाहिए, धक 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 जैसे आती वैसी। आप किसी की भुक भुकारी तो वो सही नहीं है भैया। ईसीजी ये भी नॉर्मल होनी चाहिए, है ना, ईसीजी रिपोर्ट।
अब देखो, रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजी ये सब के सब, यानी सांस लेना, न्यूरोलॉजी मतलब दिमाग के जो सेल्स हैं या जो भी सिस्टम है वो सब नॉर्मल होने चाहिए, है ना। और मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम आपका पूरा अच्छा होना चाहिए, एंड वेंड एड़े पेड़े नहीं होने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ डिजीज, ऐसा कुछ पाया नहीं जाना चाहिए, ये सबके लिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे मेरी। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि क्या चीज़ अलाउड नहीं। देखो, अगर आपका पहले से ही फ्लैट फुट है, यानी कि जो तलवे होते हैं ना, तलवे अगर वो बिल्कुल जमीन में पूरे रखा रहे तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप बाहर हो गए। नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है ना, आपको एक ही कलर दिखता है या बाकी कलर नहीं दिखते, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से इससे के बीच में आता है तो आप नहीं भर सकते। एनीमिया आपका इस रेंज में, देखो जरा, हीमोग्लोबिन आपका 10 ग्राम % से कम है, आप नहीं भर सकते। आपका रैंडम ब्लड शुगर जो है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है, आप नहीं भर सकते। क्लियर हो गया। हार्निया की शिकायत है, आप नहीं भर सकते। समझ गए आप मेरी बात। ऐसी और ये देखो बीमारियां लिखी हुई हैं यहाँ पर, है ना, एनी क्रॉनिक कोई बहुत इलनेस है, कोई कैंसर है, ये सब है, तो आपके लिए वो डिजीज नहीं है। ठीक है, कोई डिसऑर्डर है या आपको देख रहे हो, आप पूरा लिख के रखा, कोई थायराइडिस पिट्यूटरी डिसऑर्डर है आपको, तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह है तो आप नहीं भर पाओगे भैया। भाई दौड़ना है ना इसमें, अब आदमी हाँफ रहा, अस्थमा है उसे, तो मैं उसे इनहेलर दूं कि पंप पकड़ाऊं, तो वही वाली बात है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ट्यूबरक्लोसिस से टीबी वीबी कुछ नहीं हो चाहिए, खांसी खांसी कुछ नहीं, कुछ सब मना है। ब्लड देख रहे हो आप, इतनी सारी बीमारियों के नाम लिखे हैं, ये मैं डालूंगा पीडीएफ, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये सब उन्होंने लिखा है क्या नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात इतनी, बहुत बढ़िया। अगर कोई सरकारी आदमी है, पहले से कहीं पर काम कर रहा है ना, कहीं गवर्नमेंट जॉब में है वो, ठीक है, तो आप बात ध्यान सुनना, अगर आपको ये जॉब चाहिए, है ना, ये वाली अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको कहीं से लाना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि एनओसी। क्या लाना पड़ेगा आपको? एनओसी आपको लेकर के आना पड़ेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, और एनओसी आपके पास कैसी होनी चाहिए भैया? सबमिट करनी है आपको ओरिजिनल वाली। कैसी वाली सबमिट करनी है आपको? ओरिजिनल वाली सबमिट करनी है। चलिए अब आगे बढ़े यहाँ पर जरा धीरे से। ठीक है, इतनी तो। अब मेन चीज आती है यहाँ पर एज लिमिट, है ना। देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं सारी जानकारी सही देना चाहता हूँ, कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है ना, और यहाँ पर अब कुछ नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब ठीक है, अब अपन सीधे पे कूद रहे हैं यहाँ पर, कहाँ? एज लिमिट में। अब देखो आप, एज लिमिट की बात करो तो मिनिमम एज जो है उसमें कितनी मांगी गई है? 18 साल, है ना, ये मिनिमम एज है भाई। अब ध्यान सुनना जरा, मैक्सिमम एज लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, मैक्सिमम एज लिमिट की। तो मैक्सिमम एज लिमिट फायरमैन के लिए, किसके लिए? फायरमैन के लिए कितनी है? 25 साल है। बहुत ध्यान सुनो, फिर से सुनो। मैक्सिमम एज लिमिट फायरमैन के लिए 25 साल है, और इसके अलावा कोई भी पोस्ट लोगे तो सबके लिए 35 साल है। क्या आप ये समझ पाए मैंने क्या बोला? जैसे देखो, आपको मैंने बताया टेक्निकल एक पोस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियन एक पोस्ट है ना, टेक्निकल हो गई, टेक्नीशियन हो गई, ड्राफ्ट्समैन एक पोस्ट है, ठीक है, और क्या था भाई? ड्राफ्ट्समैन हो गया आपका, फिर एक हैवी मोटर व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल वाला ड्राइवर है, और एक आखिरी था आपका फायरमैन। तो सिर्फ फायरमैन के लिए देखो, मिनिमम तो सबके लिए कितनी है? 18 है, लेकिन मैक्सिमम अलग कर दी है। जैसे फायरमैन के लिए मैक्सिमम इनने बोला 25 साल का। क्या फायरमैन थोड़ा तेज तर्राट होना चाहिए, और इन सब के लिए बोल दिया कि 35 साल तक चल जाएगा। ड्राइवर भाई जितना एजिड उतना अच्छा होता है, वो तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस है ना, इसलिए ऐसा कहा गया। अच्छा, अब आप इसमें सोचेंगे सर ये एज लिमिट किसके हिसाब से? तो मैं बता दूं भैया, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। अब आपको, आप जिस कैटेगरी से हो, जैसे मान लो SC ST से हो, तो आपको मालूम है इनको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप OBC से हो तो इनको मालूम है आपको 3 साल की छूट मिलती है। तो जिनको छूट मिलती है वो तो काम वैसे ही चलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक्स सर्विसमैन को आपको मालूम है कहीं कहीं पे 3 साल की छूट मिलती है, और कहीं कहीं पर इन्हें 5 साल की छूट मिलती है। तो जो जैसी छूट मिलती है, वो छूट का मतलब क्या होता है बहुत ध्यान सुनो। ये मैक्सिमम एज के लिए होता है। जैसे मान लो कि मैं इसकी बात करूँ, 25 साल है ना, ये जनरल के लिए 25 साल है, फायरमैन के लिए। लेकिन मान लो SC ST अगर इसे भरना चाहे तो उसके लिए 25 साल नहीं है, उसको तो 5 साल की छूट मिली है ना, तो उसके लिए हो जाएगा 30 साल। SC ST के लिए 30 साल हो गई। अगर आप यहीं पर देखोगे कि OBC के लिए तो ये 28 साल हो जाएगी, तो जनरल के लिए 25 साल होगी। तो समझे, 3 साल का छूट का ये मतलब होता है। तो इस तरह से छूट का थोड़ा सा ध्यान रखिए और काम करिए। अब आती है भैया, किसी को जानना होगी सर इनकी फीस कैसा, मतलब फीस बोल रहा हूँ, इनकी इनकी जो पे स्केल है, इनकी तनख्वाह कितनी होगी। जैसे मान लो अगर मैं टेक्निकल असिस्टेंट भरता हूँ, अब देखो टेक्निकल असिस्टेंट अगर आप भरते हो तो आपको मंथली इनकम लगभग लगभग 44,900 मिलेगी। अगर आप टेक्नीशियन या ड्रॉट्समैन में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी तनख्वाह 21,000 से शुरू होगी, और इसके बाद बढ़ेगी। ये देखो बढ़ने का यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे टेक्निकल वालों की चली जाएगी भैया 1 लाख 1.5 लाख तक जा रही है, इनकी जा रही 70,000 तक बस मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगी आपकी। यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना। तो शुरू शुरू में फायरमैन और ये जो ड्राइवर हैं जितने भी, इनको मिलेगी 19,900, और मैक्सिमम कभी गई उम्र बढ़ते बढ़ते, सर्विस बढ़ते बढ़ते तो 63,200। तो आपने इनकी वो भी देख लिया। अब आता है मोड ऑफ सिलेक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर वो जो चीजें हम जान रहे थे वो तो तब की बात है जब हम ये कर लेंगे जो सामने अभी आपको दिख रहा है। क्लियर होगी बात? बहुत ध्यान सुनना भैया, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो, पहले टेक्निकल असिस्टेंट
टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन तीनों के लिए बताया गया है। फिर इन तीनों के लिए एक ही जैसा है क्या? इनने बोला पहले होगा इनका स्किल रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या क्या है, कितने नंबर का है, हम बात करेंगे अभी नीचे, है ना। रिटन टेस्ट मैं आपको बता दूं भैया, रिटन टेस्ट जो है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी सीबीटी है, और पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कैसा होगा? पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से चुन के दिखाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, तो पहले आपको रिटन टेस्ट यानी कि सीबीटी देना है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो टेक्निकल असिस्टेंट हो, आप मैकेनिकल से हो, तो भाई आपने वेल्डिंग या जिससे भी जैसा भी किया है, आप टेक्नीशियन है, आप अब मैकेनिकल से हो तो आपके मैकेनिकल कुछ तो टेस्ट लेंगे हम, ये समझ गए ना। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से लेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से हो तो वहां से लेंगे, सिविल से तो सिविल का ले लेंगे, क्लियर। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस का ले लेंगे। तो आपके उसका स्किल टेस्ट होगा, आपसे सब चीजें करवाई जाएंगी, पूछी जाएंगी, ऐसा होगा। वही टेक्नीशियन से वेल्डर से तो आपका वेल्डर का स्किल टेस्ट हो जाएगा, बोल देंगे भाई ये वेल्डिंग करके दिखा दो हमको जरा जल्दी से, समझ गए। तो ऐसे काम करना। फिटर का तो बोल देंगे फिटर को, प्लम्बर का तो प्लम्बिंग करवा लेंगे आपसे, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो ये स्किल टेस्ट में होता है। और याद रखिए स्किल टेस्ट उसी को देने को मिलेगा जो रिटन टेस्ट करेगा, है ना। और मैं बता दूं आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है रिटन टेस्ट यानी इसके नंबर पर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप कितने नंबर ला रहे हो, जितने ज्यादा नंबर उतने ज्यादा चांस आपके वहां पे सिलेक्ट होने के। सर स्किल टेस्ट बेटा सिर्फ पास होने के लिए रखा, क्वालिफाइंग का है ये, मतलब आपको इसको सिर्फ पास करना है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले। इसका आपके मेरिट लिस्ट में कुछ योगदान नहीं है। इसको पास करना कंपलसरी है, लेकिन इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ रहे। मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ बनेगी रिटन टेस्ट के हिसाब से। इस लेकिन ये याद रखना, ये तभी भाई कहने का मतलब स्किल टेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, क्वालिफाइंग है ना। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई तो करना है, इसके कोई नंबर नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई तो करके आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ जो ड्राइवर की बात करें, हैवी चाहे लाइट वाले, रिटन टेस्ट होगा इनका और स्किल टेस्ट भी होगा। और इसका इनके स्किल टेस्ट और क्या हो सकता है भैया? ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगी इनकी, बड़ी बात है। फायरमैन की अगर मैं बात करूँ भैया, तो यहाँ पर देखो जरा, इनका रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में इनके क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखना ना। स्किल टेस्ट इनका 2 तरीके से मिला हुआ है। एक फिजिकल एफिशिएंसी, इसमें दौड़ भाग उछल कूद गोला फेंक सब इंक्लूड है भाई, अभी बताऊंगा क्या क्या है उसमें। और दूसरा इनका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो याद रखना फायरमैन के लिए 2 चीजें हैं, है ना। क्या क्या मैंने बताया आपको? एक है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इनका, उसमें क्या होगा वो भी बता रहा हूं मैं भी। और मेडिकल एग्जामिनेशन देखो, स्टैंडर्ड आपने देख लेना, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, है ना, समझ गया ना। इनका फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के आना है डॉक्टर से, वो भी आपको बता दिया। असिस्टेंट सर्जन की उसकी पोस्ट होनी चाहिए, सरकारी वो डॉक्टर होना चाहिए, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएगा, उसको आपको अपलोड करना है। क्लियर होगी बातें। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन फायरमैन की पोस्ट को नहीं भर सकता, जिसको नॉक नहीं हो, मतलब उसको घुटने टकराते हैं, उसकी कोहनी टकराती है दौड़ते वक्त, उसके फ्लैट फुट है ना। और अगर कोई ऐसी बीमारी है, हार्निया, ब्लड प्रेशर, दुनियादारी बहुत सारी बीमारियां हैं दुनियादारी की, वो सब नहीं होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको, ये सब आपको चेक कराना है, ठीक है। प्लीज परेशान नहीं होइएगा, और आपने बना लिया होगा उम्मीद है। अब देखो, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन, जैसे मैंने बताया रिटन टेस्ट पर ही बेस्ड है। और जो रिटन टेस्ट है भैया वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बता दें कंप्यूटर पर होना है आपका पूरा का पूरा टेस्ट, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पर बात करते हैं अब। और द स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड प्योरली, अच्छा स्किल टेस्ट भैया आपको सिर्फ बताया ना, स्किल टेस्ट जो होता है आपका वो आपका फाइनल सिलेक्शन में कोई योगदान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे भैया, सिलेबस क्या है रिटन टेस्ट का, हमको जाना सर। सो सीबीटी होनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होना है, यानी जैसे हम रिटन टेस्ट कह रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में इंटरेस्टेड है तो अब आ जाओ भाई। देखो सबसे पहले हम किसके सिलेबस की बात करने वाले हैं रिटन टेस्ट के? टेक्निकल असिस्टेंट जो आप भर रहे हो डिप्लोमा वाला, टेक्नीशियन ये जो आईटीआई वाला है, और ड्रॉट्समैन जो कि आईटीआई वाला है। तो देख रहे हो इन 3 के लिए नीचे दिया हुआ है भैया सिलेबस, क्या क्या आएगा। तो अब देखना भैया, ध्यान से देखना। आपका 90 मिनट का सीबीटी होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, 80 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं, और ये 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव। और याद रखना किस पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, टेक्निकल असिस्टेंट का, टेक्नीशियन और ड्रॉट्समैन, इन तीनों के लिए 80 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। 90 मिनट आपको मिलेंगे, 90 मिनट के अंदर आपको इनको हल करके दिखाना पड़ेगा। एक भी गलत आंसर किया तो 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। 1/3 का मतलब होता है 0.33, नेगेटिव मार्किंग है इसका मतलब। अरे कट रहे का मतलब क्या है? गलत आंसर देने पर इतना कट जाएगा, सही आंसर देने पर 1 मार्क्स मिलेगा। सही आंसर देने पर 1 मार्क्स मिलेगा, गलत देने पर 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सब कुछ क्लिक करके मत चले आना। सर इसका कुछ क्वालिफाइंग है क्या, कि मतलब कितना कर लें 80 में से? अब देखो, अगर 1 मार्क्स बेटा एक क्वेश्चन किया, मतलब कितने नंबर का पेपर है टोटल? 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स में से कितना लाना है सर कि पास हो जाए? तो भैया देखो, अगर आप 32 मार्क्स ले आते हो, है ना, तो आप पास हो, ठीक है। और अगर कोई, अब ये किसके लिए? जनरल के लिए। जनरल को 80 में से 32 लाना पड़ेगा, तब वो इसमें पास माना जाएगा। लेकिन वही जो दूसरी कैटेगरीज है ना, दूसरी कैटेगरी कौन सी कैटेगरीज खास तौर पे देखो, यहां पर ना, कहां पर मैं बता दूं आपको, देखो टेक्निकल असिस्टेंट में ये कोई कैटेगरी वाइज छूट नहीं दी है नंबरों में, लेकिन टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन में
कैटेगरी वाइज छूट दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर छूट है। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल असिस्टेंट अगर आपने भरा हुआ है, अब आप चाहे जनरल के हो, आप चाहे एससी के हो, आप चाहे एसटी के हो, सबको 32 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात है। अब यहाँ आ जाओ जरा, लेकिन अगर आपने टेक्नीशियन का भरा है, अब आप चाहे आप जनरल के हैं या फिर आप एससी एसटी के हैं, तो देखो जनरल वालों को तो अभी भी इसमें 32 ही लाने हैं, लेकिन यहाँ एससी एसटी वालों को छूट मिल गया। उनको कहा गया कि आपको 32 नहीं, आपको 24 लाने हैं। समझ गए? यानी जनरल वालों के लिए तो दोनों में 32-32 ही है, दोनों में 32 ही 32 है, तीनों में 32-32 है, ड्रॉट्समैन में भी उसे 32 ही लाने हैं। समझ गए ना? 32 ही लाने हैं 80 में से, तभी वो पास माना जाएगा। लेकिन एससी एसटी को कहां पर छूट मिल रही है? टेक्नीशियन में और ड्राफ्ट्स में उन्हें छूट मिल रही है, उन्हें 32 नहीं, उन्हें 24 लाने हैं। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट अगर वो भरते तो उन्हें वहां पर भी छूट नहीं मिली। वहां तो जितना जनरल को लाना है उतना ही एससी एसटी को भी लाना पड़ेगा, ओबीसी को लाना पड़ेगा, सबको, सबके लिए। समझ गया मेरी बात? तो ये यही यहाँ पर ये बात कही गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मैंने अच्छे समझा दिया पोस्ट वाइज, नहीं तो दोबारा वीडियो पीछे जाओ और वहां पे सुन के आओ। सर तो ये तो हो गया 3, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्रॉट्समैन के लिए। अब आती बारी किसकी भैया? फायरमैन के लिए। फायरमैन के लिए आपको यहाँ पर सिलेबस देखो जरा ध्यान से, क्या क्या है। एलपीजी की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के जाना है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के जानी है, लेकिन किसके लिए? फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस के लिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। आपको ये पढ़ के जाना है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्वेश्चन आएंगे। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब पढ़ के जाना है, इस पर क्वेश्चन आएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछेंगे आपसे, कौन से स्फेयर्स और क्यूबॉइड, इन सबके वॉल्यूम, स्फेयर, एरिया, इनके क्वेश्चन लगा के जाओ। 10th लेवल के तो क्वेश्चन है भैया, क्या दिक्कत है? 10th लेवल की मेंसुरेशन सॉल्व कर डालो। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपसे पूछ लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पर क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस, है ना। और फिर आ जाओ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यूज ऑफ, भाई इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका यूज पता होना चाहिए, और उसकी हजार्ड्स पता होना चाहिए। आपको सिंपल अरिथमेटिक यानी मैथ्स आनी चाहिए 10वीं लेवल तक की, वो देखो साफ बोल दिया उसने। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए 10th लेवल तक की, ठीक है। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये देख लिया आपने। फायरमैन का जो पेपर है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रखे गए हैं। आपने देखा ऊपर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्रॉट्समैन के लिए 80 क्वेश्चन रखे गए थे, है ना। यहाँ पर 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो यहाँ पर घंटे भी बढ़ गए, 2 घंटे, वहां पर 1.5 घंटा था, यहाँ पर 2 घंटा हो गया। 1 मार्क्स मिलेगा सही आंसर के लिए। अगर आपने गलत किया तो निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 है, यानी 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट रहे, मतलब ऊपर ज्यादा कट रहे थे, इस वाले में फायरमैन में कम कट रहे हैं। पास होने के लिए मैं बता दूं भैया 50% मार्क्स सबको लेकर के आने, कोई कैटेगरी वाइज कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अब आप चाहे जनरल वाले हो, आप चाहे एससी वाले हो, आप एसटी वाले हो, ओबीसी वाले हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, एक्स सर्विसमैन हो, कुछ भी हो, क्लियर होगी बात। सबको 100 में से 50 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। ये कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं? फायरमैन के एग्जाम कर रहा हूं, फायरमैन के एग्जाम की बात कर रहा हूं। 2 घंटे एग्जाम के लिए मिले हुए हैं, है ना। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, सही क्वेश्चन होने पर 1 मार्क मिलेगा, गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स, सॉरी, है ना, 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। अब आती बारी भैया ड्राइवरों के लिए। क्या तो हैवी व्हीकल ड्राइवर और जो लाइट व्हीकल ड्राइवर थे, इनका सिलेबस अब नीचे देखो आप भैया, यही मैं कह रहा था आपसे बहुत। इनका तो भैया पार्ट में बांट दिया। पार्ट ए, इनका पेपर है ना ऐसे आएगा, पार्ट ए के 50 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी के 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्ट सी में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और पार्ट डी में 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन सब पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ये पार्ट ए के 50 क्वेश्चन आखिर किस पर बेस्ड रहेंगे भैया? ये बेस्ड रहेंगे आपके मोटर व्हीकल जो एक्ट है, जो मोटर व्हीकल का कानून है, वाहन कानून 1988, उसको पूरा पढ़ के आना है आपको, उस पर क्वेश्चन देंगे। देखो पूछा है ना इसमें, क्या पूछेगा उस कानून में से, कि आपसे हो सकता कोई सेक्शन पूछ ले उस एक्ट का, हो सकता कोई लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स और मोटर व्हीकल्स के बारे में पूछ ले, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के बारे में कुछ पूछ ले, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में पूछ ले, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक के बारे में पूछ ले, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स कैसे क्या कराते वो पूछ ले, क्या इसके ऑफेंस हैं, क्या पेनल्टीज हैं, क्या प्रोसीजर है वो पूछ लेगा। मैंडेटरी साइंस बताइए, साइंस मालूम है ना, तो ट्रैफिक साइन तो मालूम होना चाहिए। एक्सीडेंट क्लेम कैसे लिया जाता है वो बताइए, एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बताइए। ये हो गया पार्ट ए के 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो भैया बहुत बड़ा सेक्शन है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना है इस पूरे कानून को, है ना। और यहाँ पे आ जाओ भैया, पार्ट बी की बात करें, इसमें 15 क्वेश्चन है और ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, और ये आठवीं क्लास की इंग्लिश यहाँ पर रहेगी। तो देख लो आप, सिनोनिम एंटोनिम मतलब पर्यायवाची विपरीतार्थी, वो शब्द पढ़ते हैं ना अपन, उल्टे और समानार्थी, वही वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं कहते हैं भाई। जो वर्ब है, क्रिया है, उसका सही उपयोग बताइए, है ना, कि भाई कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर आईएनजी, कहाँ पर ईडी। ज्यादा लगे तो आप मेरे चैनल है गायत्री एजुकेशन क्लासेस, है ना, गायत्री एजुकेशन क्लासेस, मैंने उसमें इतनी इंग्लिश पढ़ाई है कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल लो, या आप मेरा नाम सर्च कर देना, है ना, इंग्लिश इंग्लिश बाय मनोज शुक्ला, मनोज शुक्ला। तो आप देखोगे जो चैनल आपके सामने आएगा, ये जो भी आप वो वीडियो टच करोगे, है ना, आपको दिखेगा उसमें, है ना, मैं दिख जाऊंगा उसमें, मेरा चेहरा तो पहचान ही रहे हो ना, बस हाँ उसमें दाढ़ी वाड़ी नहीं है, थोड़ा सा चिकना हूं मैं उसमें, आप पे ध्यान देना, ठीक है। और चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएंगे। तो जो भी है, मतलब इतनी इंग्लिश वहां पर रहेगी, इससे तो आप ये इंग्लिश आपकी निपट जाएगी, बहुत अच्छी है उसमें।
ईज़ी है, समझ में आ जाएगी आपकी। तो ये मैंने आपकी मदद कर दी यहाँ से, है ना? आप मुझे बता देना अगर आपसे ये ना बने ना मोटर व्हीकल एक्ट, तो मैं इसके सारे टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन तक का एक वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। तो आप उसको देख करके चले आना, काफ़ी है। मतलब पुराने पेपर सारे उठा करके उसका सम अप कर दूँगा मैं आपके लिए, है ना? तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कैसे क्या। तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना अगर जब आपको ऐसा लगे तो। आप कमेंट तो वही करेगा जो यहाँ तक आके मुझे सुना होगा। पार्ट सी की बात करें उसमें 15 क्वेश्चन है और ये है भैया 10th लेवल की मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 10th लेवल की मैथ्स के क्वेश्चन है। अब इसके लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी उठा लो, उसको सॉल्व कर दो, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करके चले जाओ, बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा। और 20 क्वेश्चन आपके पार्ट डी में जो आ रहे हैं वो जनरल नॉलेज से आ रहे हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, कौन क्या है भाई वो पूछ लेंगे, कहीं से राजधानी पूछ लेंगे, ज्योग्राफी पूछ लेंगे, इंडिया सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ो और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? अब देखो तो बात ये है कि सर आपने तो बता दिया कि जो ड्राइवर है उसके ये पार्ट है, तो टोटल आखिर कितने क्वेश्चन हो गए? तो बेटा क्वेश्चन टोटल पार्ट चारों पार्ट के मिला लोगे तो 100 क्वेश्चन हो गए। और ये चारों पार्ट यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा। जैसे मिला था फायरमैन को वैसे ही इनको मिला हुआ है। नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 है, यानी कि 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, सही होने पर 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, है ना? 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और देखिए अगर क्या कहते हैं, अब यहाँ पे बोला गया एप्लीकेंट हैज टू सिक्योर, देखो पार्ट ए में आपको 50% लाने हैं, मतलब जो मोटर व्हीकल कानून वाला पार्ट है ना, उसमें देखो 50% का मतलब समझते हो, मतलब 50 क्वेश्चन अगर हैं तो इसमें से 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 25 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए, ध्यान रखना। 50% आपको उसको सही करना पड़ेगा भैया, ठीक है? अब देखो, और 50% मार्क्स आपको लाने हैं बी सी डी तीनों को मिला करके, तीनों को मिला करके उसके 50% चाहिए, ठीक है? तब आप पास माने जाएंगे, ठीक है? और यही चीज भैया छूट मिल जाएगी किसको, मैं बता दूं आपको, जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 50 नहीं, उनको 25% लेकर के आना है। देखो लिखा है ना पासिंग मार्क्स उनके लिए कितना 25 है, तो ये 50 किसके लिए? जनरल के लिए लिखा हुआ है ऊपर वाला, और ये है एससी के लिए, तो उनको सिर्फ 25% लाना है सब में से, पार्ट ए में से भी और बीसीडी के तीनों को मिला करके 25 होने चाहिए। तीन देखो, इनके तीनों को मिला करके 25 चाहिए और इसका अकेले का 25 चाहिए, समझ गया ना? तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल 4 पार्ट्स इन रिटन टेस्ट विल बी रिकन्ड फॉर शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट। भैया इन सब चारों पार्ट्स का आपका देखा जाएगा स्किल टेस्ट में आपने कैसा किया, उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। क्लियर हो गई बातें? बहुत बढ़िया, है ना? ये समझ में आ गया होगा। अब देखो सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट की बात करें कि भैया स्किल टेस्ट क्या क्या होना है, तो बहुत ध्यान सुनना। देखो अभी तक तुमने जो समझा ये था सिलेबस एग्जाम का, रिटर्न एग्जाम का, ठीक है? अभी तक अपन ने सिर्फ जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका टेस्ट के बारे में बात कर ली। अब बारी होने वाली है स्किल टेस्ट की कि सर स्किल टेस्ट में क्या है। तो हम अभी किसके स्किल टेस्ट की बात कर रहे थे? टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्रॉट्समैन, मालूम है ना? इसके लिए चाहिए डिप्लोमा, इन दोनों के लिए चाहिए आईटीआई रेलेवेंट फील्ड में। तो अब आपने रिटर्न टेस्ट का तो सिलेबस देख लिया, वो डन हो गया। अब देखना है ना आपको कि अगर आप रिटर्न निकाल लेते तो तब आपको बुलाया जाएगा इसके लिए स्किल टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट का भी तो सिलेबस जानना। अब वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि भैया 100 नंबर का आपका स्किल टेस्ट है और उसमें से आपको 50 मार्क्स तो लेकर के आने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी वाला है तो उसको 100 में से 40 मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। लेकिन अब फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। क्या सुनना है? मैंने आपसे कहा ना, देखो टेक्निकल असिस्टेंट वाला एक ऐसी जगह है, एक ये ऐसी पोस्ट है जहां पर वो छूट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर चाहे जनरल वाला हो, चाहे एससी वाला हो, चाहे एसटी वाला हो, उन सबको 50 मार्क्स ही लाने हैं। छूट किस में मिल रही है बेटा? छूट मिल रही है टेक्नीशियन और ड्रॉट्समैन में। यहाँ पर तो जनरल के लिए कोई रियायत नहीं है, उनको तो अभी भी 50 मार्क्स ही लेकर के आने 100 में। लेकिन इन दोनों में एससी एसटी को रियायत दे दी है, उनको बोला गया आप 40 नंबर ले आओ तो आप इन दोनों में पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप एससी एसटी को बोलोगे टेक्निकल असिस्टेंट में 40 ले जाएं तो वो वहां पे फेल माने जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट में उन्हें भी कितने लेकर आने पड़ेंगे? 50 मार्क्स। मेरे ख्याल से ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको। तो याद रखना स्किल टेस्ट भी 100 नंबर का है। अब सर स्किल टेस्ट में होगा क्या? तो देखो ये यहाँ पर बोला नहीं गया, बस ये बोल दिया है कि स्किल टेस्ट जो है वो आपके प्योरली बेस्ड है आपके करिकुलम में। करिकुलम का मतलब ये होता है जैसे मान लो किसी का डिप्लोमा मैकेनिकल से, तो उसका मैकेनिकल से ही जुड़ा हुआ स्किल टेस्ट होने वाला है। किसी का इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से ही होने वाला है। कोई टेक्नीशियन है, वेल्डर है, तो उसका वेल्डिंग का ही स्किल टेस्ट होगा। तो इनने बस करिकुलम पे छोड़ दिया है, मतलब आप इसमें और कुछ लिखा नहीं है, मैंने सीधे बता दिया आपको। तो आपके कोर्स से जुड़ा हुआ है कि आपका स्किल टेस्ट होना है, यही इनका कहना है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलें भैया। अब ड्राइविंग की बात सुनना ध्यान से। स्किल टेस्ट जो है ड्राइवरों के लिए क्या स्किल टेस्ट है? हमने इनका पेपर तो देख लिया, बड़ा खतरनाक आ रहा है। अब हमें जानना है कि अगर ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनके स्किल टेस्ट में क्या ड्राइविंग टेस्ट होगा इनका। सीधी सी बात है, 100 मार्क्स का है, 60 नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है? और भैया इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें कोई भाईबंदी नहीं है कि एस सी एस टी है तो कुछ कम लेकर के आने, नहीं। 100 में से 100 नंबर का ही है इनका भी स्किल टेस्ट, लेकिन 60 नंबर ही लेकर के आना पड़ेगा किसी भी हालत में। अब बात है भैया कि फायरमैन का स्किल टेस्ट में क्या है। तो देखो
मैंने बताया था आपको, देखो पहले तो इनका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो आपको मालूम है ना, वो सर्जन से वो सब करना है पूरा का पूरा। आपने देख लेना इनका फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब शरीर कैसा होना चाहिए, कि भाई नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये सब आपने देख लिया, ये सब सर्टिफिकेट लगेगा भैया, ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कहाँ से बनना वही मैंने बता दिया आपको, सब डॉक्टर बना के देंगे। अब देखो, अब हमें ये जानना है सर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब क्या भैया, दौड़ा भागी, तो उसमें आखिर है क्या क्या, हमें वो जानना है। स्किल टेस्ट में तो यही आता है बेटा, तो बहुत ध्यान से इसमें लिखा है, हु हैड क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट निकाल लेंगे और प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन को टच करते हैं, मतलब उसको पूरा करते हैं, उसके पैरामीटर्स को, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का है। स्किल टेस्ट में इंक्लूड है, मैंने आपको बताया था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को इन्होंने दो स्टेज में बांट दिया है, एक होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टेज 1 और एक है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टेज 2। जबान लड़खड़ा रही, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, समझ गए। अब ध्यान सुनो, मतलब ये है कि देखो, ये जो पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके दो स्टेज बना दिए, स्टेज 1 और स्टेज 2। इसमें साफ नियम है, जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा वही स्टेज 2 में जाएगा, मतलब इसको पहले क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद यहाँ जाओगे। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप टाटा बाय बाय, खत्म हो गया, फुर्सत, बस खत्म, राहुल गांधी जी वाली बात है ना, टाटा बाय बाय हो गया, खत्म हो गया। अब आप स्टेज 2 में नहीं जा सकते, ये क्वालिफाई है तब स्टेज 2 में जाओगे। क्लियर होगी बातें। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, क्वालिफाई इन स्टेज 2 पीईटी शैल बी अंडर, अब जो इसमें क्वालिफाई कर जाएगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब आप ये मत हो ना सर मेडिकल एग्जामिनेशन तो पहले हो गया, नहीं भाई, फॉर्म भरने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लग रहा है, तो वो तो आपको डॉक्टर सर्जन से बना के लाना पड़ेगा। फिर यहाँ जब हर चीज क्वालिफाई कर लोगे, तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपका खुद से भी तो होगा, वो आपको दिखाना है, ठीक है। अब इसमें साफ साफ रहेगा, क्वालिफाइंग इन ऑल द इवेंट्स इन पीईटी इज मैंडेटरी, सब इवेंट में आपको क्वालिफाई होना है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि भैया पीईटी में क्या क्या शामिल है। तो ये रहा भैया डब्बा नीचे, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये रहे इवेंट, 1500 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है, किसके लिए वो ध्यान सुनना। यहां पर पहले तो टेबल को समझो, इसमें बोला गया है जो लोग 40 साल तक हैं उनके लिए यहां पर देखें, और जो लोग 40 साल से ऊपर हैं उनके लिए यहां पर देखें। अब 40 साल के अंडर में जो लोग हैं उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इस तरह से 40 साल के ऊपर में भी मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। जो नियम फीमेल के लिए है वही ट्रांसजेंडर के लिए, जो फीमेल के लिए वही ट्रांसजेंडर के लिए। बस 40 साल से नीचे और 40 साल से ऊपर, ये 40 साल से नीचे वाले हैं, ये 40 साल से ऊपर वाले हैं। तो ये दो कॉलम यहां से आप ऐसे बीच में से बांट दो। क्लियर होगी बात। अब यहां से सुनना, अब ये 40 साल से कम वालों की यहां पर बात कर रहे हैं, स्टेज 1, है ना भाई। अगर आप लड़के हो तो आपको 1500 मीटर दौड़ाएंगे और 7 मिनट में आपको दौड़ लेना है। लेकिन अगर वहीं आप फीमेल और ट्रांसजेंडर हो तो आपको 1500 नहीं, आपको 800 मीटर दौड़ाएंगे और आपको 4 मिनट में दौड़ लेना। तो लड़कों के लिए 1500 7 मिनट में, लड़कियों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। क्या क्लियर होगी बात। वहीं 40 साल से अगर आपकी उम्र ऊपर है तो लड़कों को दौड़ाएंगे 1500 मीटर, लेकिन 8 मिनट में, 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा हो गया, +1 मिनट हो गया भाई। 40 साल से ऊपर थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए आप। वहीं पे फीमेल और ट्रांसजेंडर को 800 मीटर 5 मिनट दौड़ाएंगे, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, दिख रहा होगा आपको, समझ में आ गई बात। स्टेज 1 जैसे ही आपका क्वालिफाई हुआ, देखो यही है ना स्टेज 1, ये देखो ये है आपका फिजिकल एफिशिएंसी स्टेज 1, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टेज 1। तो आपको पहले ये निकालना है, पहले दौड़ अगर जिसने कर ली, अब वो जाएगा स्टेज 2 में, अभी उसी का तभी नंबर आएगा। अब स्टेज 2 देखो भरा पड़ा है, 4 इवेंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक आपसे रस्सी कूदवाएंगे, आपके हाथों के इस्तेमाल से, ऐसे वो जो नहीं कूदते वो वाली, वही वाली चीज है। लड़कों को 5 रस्सी कूदवाएंगे बोल रहा हूँ, ये रोप क्लाइंबिंग है भाई। मैं खिलवाड़ा हूँ, रोप क्लाइंबिंग चढ़ना है। और इसमें याद रखिए, जब आप रस्सी चढ़े ना तो आप पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये बड़ी बात, मतलब सिर्फ हाथ की ताकत देख रहे हो। तो भैया फायरमैन के यही तो है, उतना बड़ा पंप पकड़ना है, हाथ में ताकत ही नहीं है, ये मोटर उधर से चाली हुई है और फायरमैन हमारा उड़ रहा है इधर, जुई जुई कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो रोप क्लाइंबिंग का मतलब क्या हुआ, उसको रस्सी चढ़नी है अपने हाथ के बल में और 5 मीटर तक चढ़ के दिखानी है, ये पुरुषों के लिए। महिलाओं को 4.5 मीटर तक चढ़ के दिखाना है, ये 40 साल से कम के लिए होगा, दोनों के लिए। 40 साल से ऊपर जाओगे तो रोप रस्सी चढ़ना है जो वो 4.5 मीटर चढ़ना है पुरुषों को, 40 साल के ऊपर वालों को, और महिलाओं को और ट्रांसजेंडर को 4 मीटर तक चढ़ना है। जैसे फिर इसके बाद आपका अगला होगा भैया, आपको एक एक पुतला दे देंगे पुरुषों को और महिलाओं को, उस पुतले को लेकर के आपको भागना है। अब उस पुतले का वजन कितना होगा मैं बता देता हूं। अगर आप पुरुष हो तो देखो आपको 90 मीटर की दूरी तय करनी है, 60 सेकंड में तय करनी है। और कितना वजन उस पुतले का होगा, उस पुतले का होगा 64 किलोग्राम वजन होगा पुरुष के लिए। लेकिन वहीं पर महिलाओं को भी 90 मीटर दौड़ना है, लेकिन 75 सेकंड में दौड़ के दिखाना है उनको। और क्या उनके ऊपर कौन सा वजन रहेगा, उनके पास रहेगा भैया 50 केजी का वजन उनके ऊपर रहेगा, मतलब समझिए ना, वजन लेकर के भागना है। तो पुरुषों को भागना है 90 मीटर,
64 किलोग्राम वजन लेकर के 60 सेकंड में। वहीं महिलाओं को भागना 90 मीटर 75 सेकंड में 50 किलोग्राम का वजन लेकर के। और ये जितना मैंने बताया 40 साल से कम वालों के लिए। 40 साल से ऊपर वालों के लिए आप देखोगे इनको 90 मीटर भागना है 75 सेकंड में, वही 64 किलोग्राम वजन लेकर के। और यहाँ पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर को भागना है 90 मीटर 90 सेकंड में 50 किलोग्राम वजन लेकर के। जैसे ही आपका रस्सी की चढ़ाई हो गई, आपका भैया डमी लेकर के आप दौड़ गए, अब आपका होगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मतलब कूदना होता है। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट में जो आपका सबसे बेस्ट होगा उसी को बस काउंट किया जाएगा। 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो तो कितना भाई पुरुषों को, ये 40 साल से कम वालों के लिए, पुरुष महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं मैं पहले, 3.5 मीटर आपको जंप करके दिखाना है मैक्सिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। और महिलाओं को 3.5 मीटर करना है। इनको 3.8 पुरुषों के लिए, 3.5 मीटर जंप जो है वो महिलाओं के लिए। और यहाँ 40 साल से बाद वालों के लिए 3.5 मीटर लॉन्ग जंप होगी किसकी, पुरुषों की, और 3.2 मीटर होगी महिलाओं की और ट्रांसजेंडर की। ये जैसे हो जाएगा। चौथा आपका होगा भैया 100 मीटर की दौड़ आपको करनी है, और इसके लिए कोई स्पाइक वाले शूज नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो 40 से कम साल वाले में पुरुषों में 15 सेकंड के अंदर उनको 100 मीटर दौड़ना होगा, और वहीं फीमेल और ट्रांसजेंडर को 16.5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना होगा। 40 साल से ऊपर के पुरुषों को 100 मीटर 16.5 सेकंड में, और 40 साल से ऊपर की महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ कर लेनी है। क्या क्लियर आया? आया समझ में कि नहीं आया? भैया ये वेबसाइट लिखी हुई है, इसमें आप जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको मैंने बता दिया 27 मार्च से ये खुला हुआ है, 24 अप्रैल तक ये चल रहा है। फॉर्म पहले भर लो, नहीं है तैयार सर्टिफिकेट तो पहले तैयार कर लो, सब कुछ इकट्ठा कर लो, उसके बाद ही सब भरना है ना। और ये हो सके तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, और देखो भेजो उनको। लाइक वाइक करने वाली बात नहीं, छोड़ो उसको, लाइक वाइक करने वाली बात आपको समझ में आया, आप इसको अपने पास रखो। और बेचारे किसी को जरूरत है तो उसको सेंड करो, देखो सेंड करो ताकि कल को लोग आपको सेंड करें, ठीक है ना। कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं मानता हूं ऊपर वाला देख रहा होता है। आप किसी की मदद अगर कर रहे हो भाई, ये है इस दुनिया में। आपके काम का नहीं हो तो किसी जिसके काम का उसको दे दो, ताकि कल को होगा, देखो रिटर्न होता है। हो सकता है फिर जब आप ऐसे फॉरवर्ड करोगे तो लोग आपको भी तो भेजेंगे ना, भाई ठीक है अपना भला करता है आदमी यार, अपन भी इसको बताते हैं, चलो इस वैकेंसी के बारे में। लोगों ने छुपा छुपा के रखी है, कुछ पता ही नहीं किसी को भी। देखो जरा, अब मैं भी चाहूँ तो क्यों इतना यहाँ पर मैं बोलूँ, इतनी वार्तालाप करूँ आपसे, लेकिन आपके सामने उस पीडीएफ को पढ़ रहा कि आप उस चीज को समझो कि भाई किसी भी जॉब में जाने से पहले जॉब को हमारे जैसा नहीं बनना है, हमको जॉब से मैच करना है। उसकी सारी एलिजिबिलिटी, पूरी क्राइटेरिया हमको उसकी फॉलो करनी पड़ेगी, तब तो वो जॉब हमारे लिए सुटेबल है। हम मतलब जॉब के लिए सुटेबल है। समझ गए मेरी बात, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना पूरी चीजें। और बस और अच्छा, ये चीज आप देख सकते हो कि अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट भर रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, है ना, आपके डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई कम्युनिटी से आते हो, है ना, तो भैया आपकी कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी होगी। आप अगर पर्सन में डिसेबिलिटी हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। एक्स सर्विसमैन हो तो वो लग जाएगा, है ना। अगर आप कहीं पर काम कर रहे थे NOC लग जाएगा। बैंक पासबुक और फ्रंट पेज का जो है ये इसलिए लगेगा क्योंकि रिफंड हो जाता है, यहाँ पे पैसे रिफंड हो जाते हैं, अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए तो रिफंड भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। ये देखो वही वही चीजें सारी जगह लिखी है, तो इन सब की तैयारी पहले से करके रखो आप। क्लियर होगी इतनी बात, है ना। और याद रखिए इन सभी डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो बोली 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। और ये रही एप्लीकेशन फीस। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हैं तो 750 रुपये लगेंगे। और वहीं आप टेक्नीशियन, ड्रॉट्समैन, फायरमैन और ये ड्राइवर वाली जितनी पोस्टें इन सब के लिए भरना चाहते हो तो 500 रुपये फीस लगेगी आपके, ठीक है ना। तो 750 और 500 देख रहे हो, बहुत अच्छे से देख लो इनको। और क्या बता दूं मैं आपको, नहीं अभी ये तो ठीक है, ये भी आपने सीख लिया। जनरल इंस्ट्रक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो फिर जब रोल नंबर आएगा तो मैं बता ही दूंगा आपको। तो लो भैया PDF पूरी खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने मुझे सुना होगा, कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लग रही है मुझे बताइएगा जरूर। कोई डाउट हो जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका ये साथ, आपका ये प्यार, यही मेरे लिए सब कुछ है। बस आप आगे बढ़े, इस प्यार जो आप मुझे दे रहे हैं उसका आउटकम आपको मिले कि भाई आप बढ़ो और आप कुछ बनो, बढ़िया करो, तो इस वीडियो का फायदा निकलेगा। कभी कुछ बन जाओ तो प्लीज़ अपने इस भाई को भी याद करना और मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना कि आप कुछ बन गए, आपको वीडियो मिला, आपने उसे सुना और आप आगे बढ़े, ठीक है। इसीलिए इसका ये उद्देश्य यही है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मिलते हैं अगले वीडियो में।